हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का हमारी दुनिया चैप्टर 8 समझे चैप्टर 8 को पढ़ाने वाला हूँ। लद्दाख के बारे में समझे। इससे पहले पार्ट 1 आया था, उसमें मैंने आपको लद्दाख के बारे में पूरी जानकारी बता दिया था, फिगर के माध्यम से भी बता दिया था। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 आया था समझे ना। आप अगर इन सब का वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 95 76 39 14 15 या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं और इन सब का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख का देखिए ऊंचाई पर होना, वनस्पतियों का ना होना, हिमालय की वृष्टि छाया होना और या फिर मतलब कि ऊंचाई ना होना तो कहिएगा कि ऊंचाई पर होना। लद्दाख बहुत ऊंचाई पे है जिस कारण क्या होती है वहाँ की जलवायु शुष्क है। अब कहते हैं कि लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है। लद्दाख में कौन सा महत्वपूर्ण जानवर है तो आपको पता होना चाहिए कि याक जो है, याक लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर है। अब कहते हैं कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है, कश्मीर से लद्दाख को होते हुए तिब्बत को जोड़ता है तो आपको पता होगा कि काराकोरम दर्रा कौन जोड़ता है, काराकोरम दर्रा। पार्ट 1 के वीडियो में मैंने ये सब बता दिया है समझे। कहता है लद्दाख में बहने वाली नदियाँ हैं, लद्दाख में बहने वाली नदियाँ सिंधु वाका कौन सा है, सिंधु वाका बहने वाली नदियाँ। अब आइए अगला देख लेते हैं। कहता है खाली जगहों को भरिए, खाली जगहों को भरिए। कहता है खापा चांद का अर्थ होता है, खापा चांद का अर्थ होता है तो कहेगा हिम भूमि। खापा चांद का अर्थ क्या होता है, हिम भूमि। कहता है लद्दाख क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई है तो 3600 मीटर। हम स्लाइड में पढ़े थे ना कि कितनी सामान्य ऊंचाई है, 3600 मीटर। कहता है यहाँ अच्छे किस्म का जीरा डैश घाटी में मिलता है तो द्रास घाटी में मिलता है। कौन से घाटी में मिलता है, द्रास घाटी में। कहता है काराकोरम दर्रा कश्मीर को डैश से जोड़ता है तो बता दें तिब्बत से जोड़ता है। बड़े मठों को गोम्पा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गोम्पा कहा जाता है, याद रखिएगा समझे। बौद्ध के बड़े मठों को क्या कहा जाता है, गोम्पा कहा जाता है। अब आइए आगे। कहता है प्रकृति हमारे साथ अनुकूलित है कैसे। आप कहिएगा हम जिस पारी तंत्र में रहते हैं वहीं के वातावरण के अनुकूल हम अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। मतलब हम जैसा वातावरण में रहेंगे उसी प्रकार कुछ दिन के बाद उसी माहौल में ढल जाते हैं समझे। अगर यहाँ के पशु पक्षी फसलें वनस्पतियाँ जलवायु और ये सब जलवायु हमें अनुकूल होने में हमारा साथ देती है, हालांकि उन्हें भी अनुकूलित होने में समय लगता है। अब देखिए मौसम, जलवायु, यहाँ की जो भी फसलें हैं, पशु पक्षी है, जानवर हैं, वनस्पतियाँ है, जलवायु है, ये सभी हमें अपने माहौल में ढलने के लिए अनुकूल होने में मदद करती है, हमारा सहारा देती है, साथ देती है। अब 2 नंबर क्वेश्चन कहता है लद्दाख क्षेत्र की जलवायु कैसी है तो आपके ये लद्दाख क्षेत्र की जलवायु शुष्क और ठंडा है, शुष्क और ठंडा है। यह दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बत के पठार का पश्चिमी भाग है। तिब्बत के पठार का कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। तात्पर्य है कि इसे हम उच्च भूमि भी कर सकते हैं, तात्पर्य इसे हम क्या कर सकते हैं, उच्च भूमि भी कह सकते हैं। यहाँ की सामान्य ऊंचाई 3600 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है। हिमालय पहाड़ की वृष्टि छाया में पड़ जाने से यहाँ वर्षा नहीं होती है, इसी कारण यह क्षेत्र शुष्क हो गया है। यहाँ जाड़ा जो होता है जाड़ा सालों भर पड़ती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता लद्दाख में विरल वनस्पतियाँ और विरल जनसंख्या क्यों है, कहेगा उच्च शुष्कता के कारण यहाँ उजाड़ है। उच्च शुष्कता के कारण यहाँ क्या है, उजाड़ है। वनस्पतियाँ कम है। हरियाली जिसे कहते हैं वो कहीं नहीं दिखती है, हरियाली जिसे कहते हैं ना वो यहाँ कहीं नहीं लद्दाख में दिखती है। कृषि योग्य भूमि की भारी कमी है। जीवन यापन की असुविधा के कारण जनसंख्या भी क्या है, विरल है। अगर याक की उपयोगिता हमारे यहाँ किस पशु से मिलती है तो याक की उपयोगिता हमारे यहाँ भैंस से मिलती है। किससे मिलती है, भैंस पशु से मिलती है। यानी मादा याक जो होते हैं ना वो बच्चा पैदा करती है और इनसे दूध भी मिलता है जिससे खोआ, पनीर, मक्खन बनता है। और नर याक जो होता है ना वो बोझ ढोने, गाड़ी और हल खींचने के काम आता है। अगला क्वेश्चन कहता है लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं तो आपको ये कि जारा की अधिकता तथा कोई प्राचीन स्मारक के नहीं होने के कारण यहाँ पर्यटन की कोई संभावना नहीं है। यातायात की भी कोई खास व्यवस्था नहीं की है, मतलब सस्ती व्यवस्था नहीं है, बहुत महंगी पड़ जाती है समझे ना। इसीलिए यहाँ की पर्यटन की सुविधा तो काफ़ी कमी मानी है। आगे कहता है कि ठंडे रेगिस्तानी प्रदेशों में आपको जाना हो तो अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे, सामानों की क्या बनाइए, सूची बनाइए। कहिएगा ठंडे रेगिस्तानी प्रदेश में हमें जाने के लिए मोटे मोटे कंबल, गर्म कपड़े जिसमें ओवरकोट अवश्य ही हो और ऊनी मोजा हो, कांटेदार जूता हो, रात बिताने के लिए रावटी भी हो, साथ में होना चाहिए। तैयार खाने का सामान भी साथ ले जाना पड़ेगा। स्टोव और किरासन तेल भी साथ रहे तो बेहतर होगा। अब देखिए कहता है कि आप अपने और लद्दाख निवासियों के जीवन शैली की तुलना करके पता करें कि कहाँ जीवन सबसे अधिक कठिन है और क्यों। मतलब आप अपने यहाँ के और लद्दाख के बारे में पता करके बताइए कहाँ जीवन कठिन है और क्यों।
कहेगा हम धान गेहूँ और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं, ये सुविधा लद्दाख के लोगों के पास कम है। हमारा वातावरण सुखमय है, जबकि लद्दाख वासियों का वातावरण मशक्कत का जीवन जीना पड़ता है। हम तीनों मौसम जाड़ा गर्मी बरसात का मजा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो सालों भर क्या पड़ती है, जाड़ा पड़ती, क्या पड़ती, भीषण जाड़ा पड़ती, भीषण क्या पड़ती है, अधिक नहीं हो जाए। लद्दाख में केवल जाड़ा पड़ती है और वो भी भीषण, वो भी कैसा, भीषण। अब देखिए ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।